बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। हम इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं और आज मुल्क के अंदर फैसले आए। इद्दत में निकाह का केस, एक ऐसा केस यहाँ पे बनाया गया है जिस पे बात करते हुए भी शर्म आती है। मुसलमान होने के नाते क्या हम किसी की इद्दत को डिस्कस कर सकते हैं अगर वो ख़ुद कह रहे हों कि इद्दत नहीं थी और इद्दत पूरी हो चुकी थी, ऐसा कोई मामला नहीं था। फिर इल्ज़ाम तराशी के बाद ये केस का अदालत में बन जाना, इस पर ट्रायल होना, इसमें सज़ा हो जानी, 7-7 साल कैद की सज़ा सुना दी जाए। उसके बाद ये भी कह दिया जाए कि ये दोनों मियाँ बीवी नहीं रहे आज के बाद, जबकि वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी, हमारा निकाह है, सही तरीके पे हुआ, लेकिन अदालती फ़ैसला ये कहता है कि ये दोनों मियाँ बीवी नहीं रहे। क्या इसकी कानूनी हैसियत है, क्या इसकी शरई हैसियत है, ये आज अपने कानूनी माहिरीन से मैं जानने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर अदालती फ़ैसले तो ऐसे ही हैं जैसे भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर, जिसको जुडिशल मर्डर का नाम दिया गया, ये अदालती फ़ैसले हैं हमारे मुल्क के अंदर। इस एक एग्जांपल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको जस्टिफाई किया था कि येस वो एक गलत फ़ैसला था। जब हमारी अदालतें इस तरह के फ़ैसले देती हैं तो फिर ये इद्दत वाले केस में 7-7 साल कैद बमुशक्कत का मकसद क्या है? मकसद एक ही है, यहाँ पे हमेशा सियासी जमातें अपने फ़ायदे के लिए, अपनी दूसरी मुखालफीन को पिछाड़ने के लिए, उनको बुरा भला उनकी क्या कहते हैं कि पर्सनल अटैक्स करने के लिए इस तरह के केसेस बनवाती हैं। क्या ये भी वही केसेस चल रहे हैं? क्या यही वही तमाम तर मामलात हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं? इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैसल मलिक साहब। थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। फैसल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इद्दत में निकाह का केस, और इस केस में बात करते हुए भी मुझे तो शर्म आती है। इसको बायोलॉजिकल रीज़न देखें वो भी समझ नहीं आती है केस क्यों बना। इसकी अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपने औरत से कंफर्म करना होता है। अगर औरत खुद कह रही है कि मेरी इद्दत पूरी हुई है, उसके बच्चे वेरीफाई कर रहे हैं, सब कुछ वेरीफाई हो रहा है। 5 साल बाद एक मौलवी साहब जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, उनसे एक इस्टाम साइन करवा लिया गया, उसके ऊपर उनकी गवाही डाल दी गई। क्या वो मौलवी साहब की गवाही इतनी बड़ी है कि वो बच्चे झूठे हो गए, वो औरत झूठी हो गई, उसका खमा झूठा हो गया, सब झूठे हो गए, लेकिन एक मौलवी साहब की गवाही के ऊपर ये सब कुछ कर दिया गया? क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चट्टा साहब, बात ये है कि इस केस में जो है ना वो तो इस तरह से इस्लाम की तौहीन की गई है कि तौबा इस्तग़फ़ार, डर लगता है ऐसे जो उनसे ना किसी नागहानी आफत को इन्होंने दावत दी है, और ये आफत जो उनसे ना ये कहीं वो तकसीम ना हो जाए, क्योंकि इतना झूठा केस, ये खाली झूठा केस नहीं है, इंतहाई घटिया केस है, बल्कि इंतहाई घटिया केस भी नहीं है, ये बाकायदा तौहीन मजहब है। हमारी बाकायदा इस्लाम में इसके बारे में अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह कर दिए है कि औरत की गवाही और औरत की जो है ना 3 तौहर, और जब 3 तौहर उसके पूरे हो जाएं उसके बाद जो है ना वो बाकायदा निकाह कर सकती हैं। अब 3 तौहर के बारे में जो है ना वो हुजूर पाक की हदीस है इसके ऊपर बड़ी क्लियर। वो हुजूर पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औरत की गवाही तौहर के बारे में फाइनल होगी, हद नहीं होगी। जब हुजूर पाक की ये हदीस है तो फिर ये हुकूमत कौन होती है इद्दत के केस में जो है ना केस करने वाली, और यहाँ पे तो सजा दे दी है, और उसके बाद फिर अपीलों में जो है सस्पेंशन आज खारिज कर दी है। ये तो इंतहाई बेतुकी, ये तो जो है ना जज कहलाने के भी लायक नहीं है। ये पता नहीं कहां से लोग उठ के आ गए हैं, और ये कौन से लोग हैं जो हमारे, अगर कोई ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में जो है ना कोई इंसाफ की बात करे, कानून की बात करे, उसको जो है ना ये इसी तरह ही जलील और रुस्वा करते हैं। ये सिर्फ खाली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, सियासी एजेंडा नहीं है, ये इससे बढ़ के बात है। ये जो है ना यहाँ पे लोगों को, हम मुसलमान जो पाकिस्तान में रहते हैं, इनके मजहबी अकायद के ऊपर भी हमलावर हो गए, वो भी छीनी जा रहे हैं, वो भी छीन के जो है ना उल पटांग जो है ना केसेस दायर कर रहे हैं। चट्टा साहब, आपको याद होगा बाकायदा पिंडी और इस्लामाबाद के जो उलमा हैं उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो है ना बाकायदा कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनसे ये कहा कि ये इंतहाई केस झूठा है इद्दत का। हम मुतालबा करते हैं कि मुद्दाई और गवाहान इन सब को जो है ना तौहीन मजहब में सजा दी जाए, और बिल्कुल इनकी सजा बनती है 295C के तहत। क्यों कि जो है ना सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है पाकिस्तान में, कुरान एंड सुन्ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 2A, उसके अंदर लिखा है द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड शैल बी कुरान एंड सुन्ना।
sovereignty belongs to Allah Almighty। अगर उसके साथ देखें तो हुजूर पाक की जो हदीस मुबारका है उसके मुताबिक तो ये केस बनता ही नहीं है। मुझे ज्वाइन किया दिलनवाज चीमा साहब ने, माहिर कानून है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। चीमा साहब, जो स्टार्टिंग ये जो इद्दत में निकाह का केस है और आज हमने देखा कि इस पे अपीलें भी मुस्तरद कर दी गई हैं, बज़ाहिर महसूस होता है चूँकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब पे बहुत सारे केसेस बने और शायद ये जो है हुकूमत चाह रही है किसी भी तरह से अपनी अपोजिशन को सप्रेस करें, उस शख्स पे मजीद केसेस बनाए जाए। लेकिन ये स्पेशली टॉकिंग अबाउट जो ये इद्दत में निकाह का केस है, क्या आपके व्यूज़ हैं? इसमें क्या होना चाहिए था? आज इस पर सज़ा भी हो चुकी है 7-7 साल कैद बामुशक्कत के बावजूद, और आज इस पे अपीलें भी जो सज़ा मुअत्तली की अपीलें थी वो भी मुस्तरद कर दी गई हैं। क्या किस तरह से देख रहे हैं आप इस केस को सर? तो पहले तो सबसे पहली बात है कि इद्दत और निकाह का दुरुस्त होना ज़ाहिर है इंतहाई पर्सनल मैटर होता है। ठीक। तो आम तौर पे तो इस तरह के मुकदमात जो हैं उनकी नौयत बड़ी फ़र्क होती है, बहुत कम लोगों को इल्म होता है, तो एक बड़ा प्राइवेट सा मैटर होता है। ये होता तो कोर्ट में पब्लिक में ठीक है, लेकिन ये क्योंकि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का मामला है, बहुत जो है पब्लिक की नोटिस में है मुकदमा, तो इस वजह से इसको ज़ाहिर पब्लिसिटी भी इसी तरह मिल रही है। तो ये बातें, क्योंकि आपको पता है इसमें बहुत सारी क्रिटिसिज्म सिविल सोसाइटी की तरफ से भी आई, ये औरतों के हकूक पे भी हमला है और बाकी के जो एस्पेक्ट्स हैं वो उठाए गए, एतराज़ात जो हैं ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन अगर हम खालिस कानूनी एतबार से देखें तो हमारे मुल्क का कानून तो यही है ना जी कि दुरुस्त तरीके से अगर निकाह नहीं होता तो वो निकाह ही नहीं है। तो अगर निकाह नहीं है वो क्या है, वो फिर आप नजायज़ जो है वो आप उससे अखज़ कर लें। सर लेकिन इसको जस्टिफाई कौन करेगा? आई मीन वो जो औरत जो जिसका निकाह जिसका मैटर था वो कहती है कि इट वाज राइट। वहाँ पे एक गवाह जो मौलवी था 5 साल बाद उसको अचानक होश आई और उसको अचानक न जाने प्रेशराइज किया गया या किस वजह से उसने वो एफिडेविट दिया, वो दे के ये केस बना और सारा मामला चला। क्या समझते हैं आप सर, ये ठीक हुआ था जो हुआ? मैं इसी तरफ आना चाह रहा था, बिल्कुल ठीक आप बता रही हैं। देखें एक तो है जनरल, मैंने जो आपको इसका बता दिया पस मंजर, अब जो खसूसी ये जो केस है ना सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसका खास एक बैकग्राउंड है। हमें देखना है कि पॉलिटिकल और इसमें जो इसका बैकग्राउंड है, 3 मुकदमे थे एक ही शख्स के खिलाफ, तीनों मुकदमों में तकरीबन एक ही दिन में फैसले आए, तीनों में सजा हुई और वो भी बिल्कुल इलेक्शन के करीब जाके हुई। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जो उसकी जो टाइमिंग है वो अहम नहीं है, उसके अतबार बिल्कुल बड़ी अहम है, हम समझते हैं इस चीज को। अब ये भी लेकिन बात आपके ध्यान में रखनी है कि उन 2-3 मुकदमात में 2 में जो तोशा खाना है उसमें सस्पेंड होगी थी जजमेंट सेंटेंस, और जो फाइसर केस था उसमें तो बरी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो आगे चल के वो 3 फैसले जब आए भी थे तो हम सारे जो कानूनी हमारे जो कॉलीग थे सब ये कहते थे कि जिस तरह फैसले आए हैं, जिस तरह के इसमें फैसले लिखे गए हैं, बड़ा नुकसान और बड़ा इम्कान है कि आगे जाके फिर एजुकेशन होगी तो ये सर्टिफाइड भी होंगे। तो साइंस ये नोट करना बड़ा जरूरी है कि अगली या ऊपर वाली अदालतों में आपको नजर आ रहा है कि एक माइंड अप्लाई हो रहा है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, तो दिस इज पॉजिटिव, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल ठीक। फैसल मलिक साहब, जिस तरह से अभी हमें बताया दिलनवाज चीमा साहब ने, अब मजीद आपको क्या लगता है सर, ये केस अब हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ जाके जो इनकी अपीलें मुस्तरद हुई हैं इसके खिलाफ फैसला है, हाई कोर्ट में जाके कुछ रिलीफ मिल जाएगा इनको? फैसल मलिक साहब जी बिल्कुल, ये केस जब हाई कोर्ट में जाएगा तो डेफिनेटली ये केस पहली पेशी के ऊपर ही खारिज होगा। सर लेकिन आपको अगर याद हो, आपने एक शो में मुझे ये कहा था कि ये केस पहली पेशी में यहाँ पे भी खारिज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी नहीं। ऐसा मैं यहाँ का नहीं कहा था, मैं हाई कोर्ट का कहा था। ठीक है ना, वो क्योंकि हाई कोर्ट जो है ना हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। सर लेकिन हाई कोर्ट के जजेस भी 6 ने खतूत लिखे, कहा हमें प्रेशराइज किया जाता है, अगर उन्हें भी कोई कुछ कह दिया जाए तो शायद वो भी इसके हक में। तो सर सलाम है उन जजेस के ऊपर जो उनसे उन्होंने खतूत ला के वाज़ेह कर दी बात, और उन्होंने जो है ना अंदर जो उनके ऊपर प्रेशर था वो छुपा के नहीं रखा और प्रेशर में आके गलत फैसला नहीं किए। उन जजेस ने जो है ना बयान कर दिया, आवाम को बता दिया कि हम हमें जो है ना प्रेशराइज करके दड़ा दबका के हमसे नाजायज फैसले लिए जाते हैं। और इस तरह से जो है ना वो जजेस तो जो उन्होंने वो तो खुद कुछ बम्बार बन गए, वो तो उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून के खातिर खड़े होंगे चाहे जो मर्जी कर लो। तो सर ये बात ये है ना चड्ढा साहब कि जब इंसाफ अगर करेंगे तो फिर वो इंसाफ के कुछ सर्टेन पैरामीटर्स है, असूल हैं, नॉर्म्स हैं, उनके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। ये इद्दत का केस अगर आप बता रहे हैं ये खालिस्तन
जो है ना इस्लामिक जो पैरामीटर्स है ना उनके मुताबिक चलेगा। और अगर आप इसका बायोलॉजिकल भी व्यू भी लेते हैं ना, तो लेकिन अगर हम इस्लामिक पैरामीटर्स देखें, बायोलॉजिकली इसको देखें तो सब कुछ इसके अगेंस्ट जाता है, फिर ये फैसला कैसे हो गया? आई मीन क्यों इस तरह से फैसला दे दिया गया कि जज साहब को बायोलॉजिकल पैरामीटर्स शरई कोई चीज नहीं पता, दीन की कोई चीज नहीं पता थी, ये ऐसे फैसला इसके अगेंस्ट आया क्यों? सर वो फैसला तो फिर जो है ना वो मैनेज किया जाता है, फैसला मैनेज करने वाले मैनेज करते हैं। और ये पीटीएम का जो है ना शख्साना, क्योंकि अभी पीटीएम 3 की हुकूमत है पूरे मुल्क में, और पीटीएम 3 जो है ना हमेशा इसी तरह ही करती है, जजेस को प्रेशराइज किया, जजेस को खरीदा, और जो है ना एस्टैब्लिशमेंट में जो है ना मुख्तलिफ कॉर्नर्स को जो है अपने साथ में लाया, पैसे दे के, डरा धमका के, या वीडियो जो है ना वो उसकी धमकी दे के, या सो मच सो अब ये देखे कि एक जो है ना हमारी वजीर आला उसने टीवी पे भी आके कहा और सब चैनल्स पे नशर हुआ कि मेरे पास तो इन सब की वीडियोस है। अब ये वीडियोस जो सी है ना, और उसके वीडियोस भी ऐसी नाजेबा हैं कि बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता उन्हें। बिला चट्टा साहब जो है ना अगर इस प्रेशर में आके जजेस जो है ना फैसले करते हैं, तो फिर यहाँ पे वाकई सही बात है जो बाहर के मुमालिक ने हमें रेटिंग की है कि हमारा जो नंबर है वो दुनिया में 140वां है इंसाफ की फरहमी के लिए। जजेस की वजह से नहीं है सर, ये उन्हीं जो है ना सियासतदानों की वजह से है कि ये सियासतदान जो है ना जुडिशरी में इतनी बेजा बेहद मदाखलत करते जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं है, अपने जो है ना टूल अस्करी ताकत भी इस्तेमाल करते हुए जो है ना कभी पुलिस के जरिए, कभी और किसी के जरिए, खलाई मुल्क के जरिए वो प्रेशराइज करते हैं और जो है ना छीन अपने हक में फैसले करवाने की कोशिश करते हैं। दिलनवाज सीमा साहब, क्या आप भी समझते हैं सर सियासतदानों का असर रसूख होता है जजेस के ऊपर, जुडिशरी जो है इस पे असर रसूख डाला जाता है यहाँ पे इस मुल्क के अंदर, और बिकॉज ऑब्वियसली आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड यू नो ऑल ऑफ इट, आप समझते हैं असर रसूख होता है कोई जजेस के ऊपर? देखें जी, ये तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए और बड़े तफसील से जो है, मैं अभी इस खत की बात नहीं कर रहा, अपने पिछले फैसले इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में भी कुछ फैसले लिखे गए, हमारे पिछली माजी के मतलब लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इतराफ बहुत सारी चीजों का किया है कि किस तरह हमारी मुल्क की तारीख रही है। वो अनफॉर्चुनेटली काबिल फख्र तो नहीं है। अब खुद सुप्रीम कोर्ट मानती है कि फिर आप पता है भुट्टो साहब वाले फैसले की रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गलत फैसला हुआ था, तो ये चीजें तो कौन इनकार कर रहा है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। और अब ये जजेस ने ये खत भी लिख दिया तो बहुत परेशानी की बात है इसमें। लेकिन अब और उससे ज्यादा रिसेंट ये है कि लाहौर हाईकोर्ट के साथ चीफ जस्टिस जो अब एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, उन्होंने फैसला दिया था जाने से पहले के ऊपर कि ये जो इंटरफेरेंस हो रही है तो ये बड़ी लाजमी है। लेकिन मैं आपको एक चीज अर्ज करना चाह रहा हूँ इसके साथ ही, ये जो दौर हमारा है सोशल मीडिया है, इसमें कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जिस हद तक अब ये चीजें डिस्कस हो रही हैं, खुल के आ रही हैं, रिजेक्ट हो रही हैं, ये भी कभी पहले नहीं हुआ। ठीक, तो उसमें एक सिंपल लाइनिंग, क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस में भी जिस तरह से सारी बातें की गई हैं और जो करारदाद पास हो गई है, मैं उस पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ। आप आई जस्ट वांट टू टेक योर शॉर्ट व्यू ऑन दैट। जो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर बाकायदा करारदाद पास हो गई, कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी तहकीकात कराई जाए, यहाँ पे कैसे इलेक्शंस हुए और क्या सारा कुछ हुआ, इस पे आज हमारी हुकूमत ने भी कुछ रिपोर्ट्स दिए हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं अमेरिकन कांग्रेस का इकदाम कैसा था? नहीं, मैं वैसे इसके देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, शायद कुछ लोगों को मेरी ये वाली अगली बात बुरी लगे। ठीक, देखिए हम जो दूसरे मुल्क है ना, खासकर अमेरिका के बारे में, हम बड़े इसमें ना कभी एक पैर पे कभी दूसरे पैर पे हो जाते हैं, डिपेंड कि हमें सूट कर रही है कि नहीं बात। ठीक है। इसी अमेरिका के मुताल्लिक हमारी राय थी कि मुदाखलत करके रिजीम चेंज की गई। अब वही अमेरिका जब हक में कोई रेजोल्यूशन पास कर रहा है तो हम उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो तारीफ की बात, एक सवाल है ये आपसे, मतलब मैं आपसे सवाल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ कि यही हुकूमत, यही ख्वाजा आसिफ साहब, यही सब लोग कहते थे कि वेंटिलेटर है हमारे लिए, हमें ऑक्सीजन अमेरिका ना देगा तो हम सब फौत हो जाएंगे, ये मुल्क नहीं बचेगा, ये इनके अल्फाज है इन्हीं हुकूमत के। तो इन्हीं के खिलाफ अगर अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है तो दे आई मीन दे मस्ट बी शॉक्ड ऑन दैट। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन एक और चीज समझने की है, ये उनकी जो है ना लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है, मतलब उनकी जो कांग्रेस है, पार्लियामेंट है, तो ये ना तो इनकी मिलिट्री है, ना इनके ब्यूरोक्रेटिक वो ऑफिसर्स हैं जिस तरह के डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स है, ना वो है, ना एडमिनिस्ट्रेशन या प्रेसिडेंट की तरफ से है। ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी का एक रेजोल्यूशन है। अब वहाँ पे उनका एक खुला वो जो होता है, उनको इजाजत होती है, वो जिस तरह की राय रखना चाहे रख सकते हैं। हुकूमती सतह की तो उस तरह
कोई पॉलिसी नहीं है वैसे। जी, हुकूमत बाउंड भी नहीं है इस करारदाद पे अमल दरामद कराने की। नॉट एट ऑल। वो एक और क्वेश्चन है। ठीक, हुकूमत बाउंड है या नहीं वो एक और बात है, बट ये लॉ नहीं है, ये रेजोल्यूशन है। तो बड़ा गहरी कानूनी सवाल बन जाएगा। पॉलिसी बनाती है एग्जीक्यूटिव की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया। वो बड़े मोहतात और बड़े केयरफुल होते हैं। हाँ, लेजिस्लेटिव बॉडीज इस तरह की करारदादें पास करती है, लेकिन ये कानून नहीं होता, तो उस तरह बाइंडिंग नहीं होता। एक असर इसका जरूर है। बहरहाल मैं आपकी बात को अपने तौर पर एक जवाब देना चाहता हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, यहाँ पे भी बड़े कंसर्न है। किसको कंसर्न, मतलब कौन सी छुपी बात है? बहुत कंट्रोवर्शियल सारे मामले हुए, सबको पता है। और दूसरा मुल्क जो है अगर वो एतराज उठा रहा है, लेकिन हमें इस मैं सिर्फ सर ये कहना चाह रहा हूँ, हमें बहुत उछलना नहीं चाहिए इस पे, क्योंकि अमेरिका से भी कुछ बयान आते हैं तो हमारे रवैये बदल भी जाते हैं बड़ी जल्दी। तो हमें अपने तौर पे गौर करना चाहिए। उसके कहने से हमें खुश नहीं होना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल मतलब एक प्रॉब्लम ये भी है और आवाम का एक सवाल ये भी है कि हु इज अमेरिका के हमें डिक्टेट करे या हमें बताए। लेकिन यही हुकूमतों के लीडर्स हमेशा जब इक़्तिदार में आते हैं तो कहते हैं कि हमें अमेरिका से डिक्टेशन लेनी पड़ती है, IMF के थ्रू हमें डिक्टेशन लेनी पड़ती है, ये सब कुछ लेना पड़ता है, तब अपनी मजबूरियां बयान कर रहे होते हैं। सर मेरा यही कहने का बिल्कुल ये पॉइंट था कि जब आपको कहते हैं कि रिजीम चेंज करें तो हम इसको तौहीन समझते हैं, जब वही कहते हैं इलेक्शन चेक करो तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा किया। क्यों भाई? एक हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया धन्यवाद सीमा साहब आपका वक्त देने का। फैसल मलिक साहब, क्या समझते सर ये जो अब ज़ाहिर करारदाद वहाँ पे पास हुई और उस करारदाद के अंदर जिस तरह से सारी बातें की गई बाकायदा, बिकॉज ये एक कैंपेन चली थी। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका जिक्र करूं, थोड़ा सा समझाऊं, तो अमेरिका के अंदर जितने भी ये कांग्रेसमैन थे, जो भी सारे उनकी इलाके बनते हैं, वहाँ पे लोगों ने अपने अपने वहाँ अहदेदार को कहा कि आप जो है ये बात कांग्रेस के अंदर उठाएं और वहाँ पे तमाम लोग जो है करारदाद वहाँ पे पेश की जाए। ये सारा वाक़या नवंबर लास्ट ईयर ऑफ नवंबर से स्टार्ट हुआ। इसी के दौरान फिर इलेक्शंस भी आए और ये सब कुछ आया। यानी रजीम चेंज का जो हम जिक्र करते हैं वो रजीम चेंज से और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होते हुए उनको देखते हुए एक करारदाद लॉन्च हुई थी नवंबर 2023 के अंदर। उसके बाद से प्रोलॉन्ग होते होते अब आके करारदाद पास हुई है और इसमें 8 फरवरी के इंतखाबात को भी शामिल किया गया। यहाँ पाकिस्तान में हुए हालात, चूँकि वॉइस ऑफ अमेरिका और इंटरनेशनल एजेंसीज जो थी उन्होंने भी कवर किया पाकिस्तान के इलेक्शंस को। हमने देखा कि ऐसा इलेक्शन यहाँ पे पाकिस्तान में हुआ कि 24 घंटे से भी ज़्यादा वक्त गुजर गया, रिजल्ट्स नहीं आए थे, टेलीफोन सर्विस नहीं थी, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल थी, सब कुछ बंद था, लोगों के आपस में राब्ते नहीं थे, इलेक्शंस के रिजल्ट्स चेंज हो रहे थे रातों रात और क्या कुछ हो रहा था यहाँ पे। तो ये इलेक्शन पे बात तो होनी चाहिए, आज तक तहकीकात नहीं हो सकी। फैसल मलिक साहब, करारदाद से बात शुरू करते हैं, बाद में आपको मैं ये भी बताता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में भी एक करारदाद पास हुई है, उसकी बात भी करेंगे, लेकिन इसके बारे में आप क्या समझते हैं? जी छोटा सा बात यह है कि जो अगर पाकिस्तान में कोई गैरतमंद को अवामी हुकूमत होती तो उसमें कोई गैरत होती। यहाँ पे जो उनसे ना अवामी हुकूमत तो है नहीं, यानी कि गैरत से ये आ रही हैं। तो लिहाजा इस हुकूमत को और पाकिस्तान के बारे में एक दूसरा कंट्री जो उनसे है ना वो अपनी पार्लियामेंट यानी कांग्रेस के अंदर बाकायदा स्ट्रक्चर पास कर रहे, रेजोल्यूशन पास कर रहे। अगर यहाँ पे गैरतमंद हुकूमत होती पाकिस्तान में तो वो कहती कि जनाब आप कौन होते हैं हमें डायरेक्शन देने वाले, हम सॉवरन मुल्क हैं, हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम आपकी कोई जो स्टेट नहीं है, बनाना स्टेट नहीं है, ये तो बनाना स्टेट से भी आगे चले गए, ये तो रॉक स्टेट बन चुकी है। यानी कि अमेरिका की पार्लियामेंट में बाकायदा रेजोल्यूशन होगी और जो है ना वो ये कहेंगे कि जनाब इस तरह से करो, ये 8 फरवरी के इंतखाबात जो उनसे ना उनके बारे में कमेंट्स करेंगे और फिर हमें डायरेक्शंस देंगे। मैं बिलाल साहब आपको जो है ना ये सबूत है कि वो जो भी हमारे पाकिस्तान में जो बयानिया बनाया गया है और जिन जिन हलकों से की तरफ से वो बयानिया आया था वो अब अपना मुंह छुपाएं, क्योंकि वो साफ उनका ये बयानिया था कि नहीं जी मुदाखलत नहीं हुई। अब देखें कि अगर अमेरिका के कांग्रेस में जो उनसे ना पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ करारदाद पास हो गई है तो ये क्या मुदाखलत नहीं है? और ये सब मुदाखलत से बड़ा सबूत और मुदाखलत का क्या हो सकता है कि उन्होंने तो ओपनली अपने पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ जो करारदाद पास कर ली और हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ये मुदाखलत जो कहते थे ना लोग, पीडीएम के लोग और फिर मुतदर हल्के, वहां से आवाजें उठती थी और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, नहीं जी नहीं अमेरिका ने मुदाखलत नहीं की। अब बताएं कि ये मुदाखलत है कि नहीं है? अब बताएं कि हम जो उनसे ना गुलामी के तौक में जकड़े हुए कि नहीं? अब बताएं कि हम जो है ना हम बदतरीन गुलामी में कैद हैं कि नहीं?
हम जो है ना, अब हमारा बेशक पाकिस्तान तो आज़ाद हुआ, लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए, पाकिस्तान की अवाम आज़ाद नहीं है, और आपने ये देख लिया, आपके सामने है सारा कुछ। डॉक्टर फरीद पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। जी जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो अमेरिका के अंदर करारदाद पेश की गई है और आज सागदार साहब ने कह दिया कि हमने अमेरिकी करारदाद पर नोटिस ले लिया है और कौमी असम्बली में जवाबी करारदाद लाने का ऐलान भी कर दिया है, आप क्या समझते हैं अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें जो करारदाद में बातें की गई हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, इलेक्शंस कैसे हुए, क्यों टेलीफोन सर्विस बंद थी, लोगों को कैदोबंद का शिकार क्यों किया गया, लोगों को पाबंद सलासल क्यों रखा गया, लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं थी, ये सब बातें जो उन्होंने करारदाद में की हैं, व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें अपने हकूक़ का शऊर भी बाहर की तरफ से मिलता है, और उसके अलावा ये कि हमारे यहाँ क्या करप्शनें हो रही हैं तो वो भी लीक्स बाहर से आती हैं, और कभी पानामा लीक्स और कभी दुबई लीक्स सर अभी रिसेंटली वो। अब उसी सिलसिले में ये है कि अमेरिका की तरफ से ये जो करारदाद और उसका जवाब लाना, सवालात तो वो है कि जो कौम में मुद्दत से उठ रहे हैं, जब से इंतखाबात हुआ है उस वक्त से उठ रहे हैं। बाहर वालों को क्यों जरूरत पड़ी है कि वो आप के अंदरूनी मामलात में बात करें, इसलिए कि आपने अपने मामलात खुद ठीक करने हैं। इंतखाबात पे एतमाद तो किसी को भी नहीं है। ठीक है। फॉर्म 45 भी आज भी मौजूद है और फॉर्म 47 भी मौजूद है। हुकूमत फॉर्म 47 की हो रही है और फॉर्म 45 रिकॉर्ड में मौजूद हैं, टेम्पर्ड किए हुए, जगह जगह बदले हुए, वो भी मौजूद हैं। फिर इसको किसने चेक करना है? कौन होगा कि जो ये बताएगा कि ये ठीक है? इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी जिम्मेदारियां नहीं अदा की, वो तो मुजरिमों के कटहरे में खड़ा है इलेक्शन कमीशन जी। अदलिया जो है वो भी इसमें अपना कुछ किरदार अदा नहीं कर रही। तो जो ये सवालात हैं, ये सवालात कायम हैं, और इसकी बुनियाद के ऊपर बनी हुई हुकूमतों का के पांव के तले कोई जमीन नहीं होती। जमीन वही होती है कि जो जिसमें आप पे जो एतमाद किया गया है, और वो हकीकी मानों के अंदर अगर आप उस पे खड़े हैं तो वो आप की जमीन है, और अगर आप किसी मसनूई मैंडेट पे खड़े हैं तो वो आपकी जमीन नहीं है। और जिनके पांव तले जमीन नहीं है, उन्होंने फैसले क्या करने हैं, मनवाने क्या है, पैकेज क्या लेना है, चीन के दौरे से क्या उन्होंने हासिल किया, IMF से क्या लेंगे, ये सारी चीजें हैं कि जो सामने है। और पता ये चल रहा है कि एक एक करके वो जो गिरे खुल रही हैं, और बदकिस्मती से गिरे बाहर वाले खोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पराचा साहब। जो हुकूमत ज़ाहिर है, अब ये तो यहाँ बहुत बड़ा इशू था फॉर्म 45 का, 47 का, बिकॉज हम भी इलेक्शंस कवर कर रहे थे और रात को रिजल्ट्स कुछ और थे, सुबह बिल्कुल ही टॉपल कर दिए गए रिजल्ट्स और हर चीज़ बदलती गई। इलेक्शन टेलीफोन सर्विस बंद थी, सब बंद था। अब ये जो ऐवान नुमाइंदगान अमेरिका में ऐवान नुमाइंदगान ने जो वोटिंग हुई वहाँ पे और 367 वोट मिले, 7 सिर्फ इसके अपोज्ड वोट थे कि 7 ने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए करारदाद पास, 367 ने कहा करारदाद पास होनी चाहिए। और हमारी हुकूमत, अब ये सागदार साहब ने आज जो बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर बात की है, उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ एक करारदाद लेके आएंगे और इसका जवाब देंगे, इस पे नोटिस लिया है, सबको कॉन्फिडेंस मिलेगा। कल देखा शहबाज शरीफ साहब भी बड़ा इस करारदाद के पास होने के बाद शहबाज शरीफ साहब बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए अपोजिशन लीडर से मिले, सबसे जाके मुसाफा किया उन्होंने, शायद पहली बार जब से हुकूमत बनी है। तो अब क्या समझते हैं, क्या बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, क्या थोड़ी सी हुकूमत को फिक्र लाक हो गई है इस वाक़े के बाद? लेकिन लाजमी बात है, हम तो ये नहीं समझते कि उनको हमारे मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए, लेकिन ये सवालात तो खुद उठाए हुए हैं ना। जब लेकिन ये तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब और ये सारी हुकूमत खुद कहती थी कि हम वेंटिलेटर पे हैं, अगर अमेरिका के साथ ना रहे तो मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये बयान तो इनके ये तो सवालात खुद उन्होंने पैदा किए जी। बिल्कुल कि यानी जब आप जो है वो बैसाखियों की तलाश में कशकोर लेके फिरेंगे, जब आप समझेंगे कि कहीं से भीग के ठीकरे मिल जाए तो हमारा कोई सिलसिला चल जाए, जब आपका वेंटिलेटर जो है वो किसी और के पास, रिमोट किसी और के पास हो, तो उसके बाद मतलब ये है ना कि जी आपने अब भी अगर कुछ बात करनी है तो अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए नहीं करनी। ठीक। अब भी जो आपने करनी है या जवाब देना या करना है वो आपने अमेरिका और उसको मुतमईन करना है। तो अवाम कहाँ है इस मुल्क के?
जो 28 करोड़ अवाम है, जो जिनको से आप टैक्स देते हैं, जिनकी बुनियाद पे आप अय्याशियां कर रहे हैं, जिनकी बुनियाद पर आपकी गाड़ियों के पेट्रोल चल रहे हैं, जिनकी बुनियाद पे IPP की अय्याशियां चल रही हैं, ये सारी वो अवाम कहाँ है? उनको तो आपने टैक्सों की छुरी से ज़िबा कर दिया। उन पर तो GST आप बढ़ा रहे हैं, उनके लिए तो आपने गुर्बतें, फाके, महंगाइयाँ, यही आपने उनके लिए रखा हुआ है। तो इसलिए ये अब यानी कीनिया के हालात से जरा मतलब सबक ले हमारे मुल्क के हुक्मरान ने। ये जब भूखी रियाया जो है वो ईवान मरबर पर यलगार करती है तो वो कोई बेहतरीन मंजर नहीं होता। आप खुद अवाम का ख्याल करें कि इन लोगों को रोटी नहीं मिल रही, इनके लिए आपने बिजली का बिल देने के काबिल नहीं छोड़ा लोगों को। और अब जमात इस्लामी ने रखा है कि 28 तारीख को हम बिजली के बिलों के खिलाफ जो है वो हर उस मकाम पे एहतजाज करेंगे जो कंपनियां हैं उनके। तो मतलब ये ना कि जी ये आम आदमी की तो हालत इसी तरह हो गई है। बिल्कुल ऐसी है। जमात इस्लामी का क्या इसमें क्या रद्द अमल है इसके ऊपर? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बहुत सी बातें की हैं और उन्होंने तो स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब डमी हुकूमत बना के बैठे हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये सिर्फ बराए नाम वजीर आजम है, इससे बढ़ के इस हुकूमत के पास कुछ नहीं है और बहुत कुछ वो बातें कर रहे हैं। क्या आप लोग उनकी बातों से इख्तलाफ करते हैं? आपको लगता है वो ठीक बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब? हम तो अपना बयानिया ही, हमारा भी यही बयानिया है, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब ये दे चुके हैं ठीक कि ये हुकूमत जो है फॉर्म 47 वाली, इसे हम तस्लीम नहीं करते। सर हाफिज नईमुर रहमान साहब बड़ी देर से जो है ना वो एक्टिव हैं और वो हमेशा IPPs पे बात करते हैं, इस मुल्क के अंदर बिजली सस्ती होने पे बात करते हैं। आपको लगता है आप लोग कुछ अचीव कर पाएंगे? क्योंकि बिजली एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे और हमारे मुल्क में तकरीबन 60 से 70% बिजली वैसे ही चोरी हो जाती है, वो चाहे सरकारी डिपार्टमेंट्स कर रहे हो, इंडस्ट्रीज कर रही हो या प्राइवेटली बैकग्राउंड एरियाज के अंदर जो है वो लोग कर रहे हो। आप क्या समझ बैकवर्ड एरियाज में सॉरी क्या समझते हैं कि इस पे कुछ कर पाएगी जमात इस्लामी? बिल्कुल जी, हम बिल्कुल इस बात, लेकिन हर आदमी को 4 बिल देने पड़ रहे हैं। एक उसकी अपनी बिजली जो इसने इस्तेमाल किया है जी, एक जो बिजली मुफ्त ले रहे हैं और हमारे हुक्मरान, हमारे अशराफिया, हमारे उनकी बिजली के पैसे भी हम दे रहे हैं, अब आम आदमी को देना पड़ता है। जो बिजली चोरी होती है, चोरों के पैसे भी हर आदमी को देने पड़ रहे हैं और जो लाइन लॉसेज है उनके भी दे रहे हैं। तो मतलब ये है ना कि ये तो तमाशा इन्होंने बनाया हुआ है ना जी। और 60 रुपए यूनिट बिजली दे रहे हैं, क्यों? जिस मुल्क के अंदर पानी सारा साल दरिया बहते हो और जहाँ सूरज सारा साल चमकता हो और जहाँ हवाएं बेरोक टोक चलती हो, वहाँ 60 रुपए बिजली की क्या तुक है? और ये सारे अशराफिया के ये IPPs जो है ये इनके ही हैं, सारी पार्टियों के लोगों के हैं और ये लूट रहे हैं, डॉलरों में पैसे अपनी कौम से ही ले। यानी कि आप लोगों की ये जमात इस्लामी की ये जो है रिक्वायरमेंट होगी और इस एहतजाज के अंदर उनका सबसे बड़ी एक डिमांड होगी कि ये अशराफिया के मुफ्त फ्री यूनिट्स बंद किए जाएं, इनकी मुफ्त अयाशियां बंद की जाएं, इनके मुफ्त पेट्रोल गाड़ियां बंद की जाएं। जी जी बिल्कुल यही हमारा है। खिलाफ बड़ी पैमाने मूवमेंट चला है। सर अवाम को जरूरत है इस सब की, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद बराचा साहब हमारे साथ मौजूद रहनुमा जमात इस्लामी। फैसल मलिक साहब, पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात के ऊपर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला लिया है और उसकी मंजूरी भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने दे दी। अब ये 9 मई के वाक़यात की तहकीकात जुडिशल कमीशन बनेगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पे तहकीकात होंगी 9 मई के ऊपर। आप क्या समझते हैं सर ये क्या होने वाला है? देखिए जी, ये PTI का शुरू से स्टैंड था कि आप जो है ना वो वीडियोस लेके आए मंजर आम के ऊपर, लेकिन वीडियोस ही गायब हो गई, पता ही नहीं लगा। जो है ना ये इन्होंने आके इनकार कर दिया कि जी वीडियोस जो है ना वो नहीं है हमारे पास। तो इतना अवाम का पैसा लगा के तो फिर ये जो है ना ये सारा सेटअप सेफ सिटी ये वो ये फिर किस लिए बनाया था? वीडियोस भी नहीं है, सिर्फ जो है ना अपने पसंदीदा लोगों को पकड़ के उनसे बयान दिलवा लिए और बयान दिलवा के इतने इतने बड़े केसेस बना दिए दहशतगर्दी के। अब इसके ऊपर तो जो है ना लाजमी जुडिशल कमीशन जो है ना वो बैठना चाहिए और इस मामले की तहकीक करनी चाहिए, क्योंकि ये तो पुलिस के पास की बात तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना वो बहुत सारे स्टेट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो उसमें बहुत सारे एलिमेंट जो है ना वो शामिल है। ठीक।
ऐसे हालात में तो सर ये जुडिशियल कमीशन बहुत मस्ट है, वो बाकायदा तहकीक करे कि यहाँ पे कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है, किसको नाजायज तौर पे इस्तेमाल किया गया है और किसको जो है नाजायज तौर पे फंसाया गया है। आप देखें बड़ा क्लियर जो है ना, वो पूरी पाकिस्तान ने देखा कि फौज जो होती है रेंजर, वो पुलिस की मावनत के लिए होती है। और वो हाईकोर्ट के अंदर इमरान खान को, जब ये 9 मई का वाकया हुआ उससे पहले इमरान खान को बाकायदा रेंजर आके जो है ना वो तोड़ती है हाईकोर्ट और बाकायदा इमरान खान को गिरफ्तार करती है। Who was that person? ये हुकूमत जो है इनमें से कौन सा बंदा वो था जिसने रेंजर को आगे भेजा? ये काम पुलिस का था, उसने रेंजर ने जाके हाईकोर्ट तोड़ी, हालांकि ये काम पुलिस का था, हाईकोर्ट तोड़ने का नहीं, गिरफ्तार करने का। और वो गिरफ्तार जो है वो कर सकते थे, वो इमरान खान ने हाईकोर्ट से बाहर भी तो आना था, बाहर गिरफ्तार कर लेते, लेकिन नहीं, अवाम को दिखाना था कि जनाब ये देखिए ये फौज आपका हाईकोर्ट तोड़ रही है। तो ये जिसने भी किया है अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए ये ऑर्डर जारी किए हैं, वो बंदा बेसिक कल्प्रिट है, उसको भी जो है ना इस जुडिशियल कमीशन के तहत उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। डेफिनेटली होगी, आएगा इसी सारा मैट्रिक्स में देखा जाएगा। मखसूस नशिस्तों के केस की बात करें, आई हैव लास्ट 2 मिनट्स, और सुप्रीम कोर्ट का जो है अब ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इसको क्विक हम इस पर डिसीजन लेंगे और फौरी से इसका फैसला करेंगे, लेकिन प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। अब आज भी इसको जो है वो नेक्स्ट डेट दे दी गई है और कहा गया कि दोबारा इसकी जो है वो हियरिंग होगी। क्या समझते हैं सर किस तरफ केस जा रहा है, क्योंकि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब कुछ बात करते हैं, काजी फजील साहब कुछ बात करते हैं, मुख्तलिफ राय हैं तमाम जजेस की, सब सेम पेज पे नहीं है और ज़ाहिर होता भी ऐसी है, हर किसी की अपनी राय होती है। हाउ डू यू सी इट, किस तरफ जा रहे हैं केस? चट्टा साहब पहले तो ये थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिएगा, ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है ना, ये पाकिस्तान के फ्यूचर का केस है सर। पाकिस्तान का फ्यूचर इस केस के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कानून रहेगा, क्या पाकिस्तान के अंदर को आइन रहेगा, क्या पाकिस्तान के अंदर जो है ना क्या आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, क्या अवाम को हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर पीडीएम के पास मखसूस नशिस्तें आ गई और उसको मिल गई, जो कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, नजायज हुकूमत है, अगर उसको ये नशिस्तें मिल गई और उनके पास 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी, और 2/3 मेजॉरिटी अगर हो गई उनके पास, तो जो है ना फाइजीसा के बारे में जो है ना वो पहले इस्लामाबाद में बहुत सारी बातें जो है ना वो गर्दिश आम के ऊपर है कि जनाब वो बाकायदा जो है ना एक्सटेंशन जो है उनको दी जाएगी, आन में तरमीम की जाएगी और एक्सटेंशन दी जाएगी। ये एक्सटेंशन सिर्फ जो है ना वो क्या जो खास बंदे को नहीं मिलेगी। फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये तब्दीली हो गई और बाकायदा जस्टिफाई कर दिया गया एक्सटेंशन के गैर कानूनी अमल को, जो उसको अगर आपने कानून का मुहैया कर दिया, कानूनी बना दिया, तो फिर यहाँ पे जो है ना कल को चीफ सेक्रेटरी उठेगा वो एक्सटेंशन मांगेगा, कल को जो है ना वजीर आजम उठेगा वो एक्सटेंशन मांगेगा, कल को आर्मी चीफ एक्सटेंशन मांगेगा, कल को स्पीकर सेनेट भी जो है ना सेनेट का स्पीकर भी एक्सटेंशन मांगेगा, कल को जो है ना वो महकमा नहार का जो है ना वो एक्शन भी एक्सटेंशन मांगेगा। फिर तो ये सारे एक्सटेंशन मांगेंगे, यानी कि आपने फिर अपनी यंग पौध को जो इतनी मुश्किलों से पढ़ाइयां करके मेरिट के ऊपर आके और इतनी मेहनतें करके जब वो लौट आती है और उन्होंने बकायदा वो आके संभालना होना पाकिस्तान, फिर वो कहाँ जाएंगे, वो किधर जाएंगे? एक्सटेंशन का जो लफ्ज है वो तो मुझे वैसे ही समझ नहीं आता, बिकॉज एक शख्स जब रिटायरिंग एज पे पहुंच जाता है उसको एक्सटेंशन देने का मकसद उसका आप लगता है ऐसे है, महसूस ऐसा होता है जब आप किसी को एक्सटेंशन देते हैं कि अगले ना अहल हैं और ये शख्स बहुत ज्यादा अहल था तो उसको हमने एक्सटेंशन दे दी, हालांकि ऐसा नहीं होता। जब एक शख्स को एक्सटेंशन देते हैं आप पूरे सिस्टम के अंदर लोगों का हक मारते हैं। बिल्कुल, आप आने वाले अगले लोग जिनका राइट था, जिनका हक था, उनका हक मार के एक्सटेंशन देते हैं। जिस जगह पे भी दी जाए एक्सटेंशन कभी नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं दी जानी चाहिए, किसी भी इदारे के अंदर नहीं दी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया फैसल मलिक साहब आपका। नाजरीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।